थक गए हो? मैं वैसे पूछ रहा हूँ, महीना तो मैं नहीं आया तो फिर उसके बाद कितने लगे? माइट भी नेक्स्ट वीक आप लोगों के साथ मेरा लास्ट होगा। भाई हमारा रो रहा था आज, आपको याद है? कह रहा था कि मेरा साथ मेरी जान कहाँ हो जा नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। दूसरा बड़ा अच्छा है, कैसा नाम सर हमारे की बात नहीं कर पाया था। नहीं, ये अभी का अपने सारा नाम क्या किया? अबे सर स्वाद सारा नाम पता नहीं हुआ। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपने कोर वेब वाइटल्स को समझा था, और कोर वेब वाइटल्स के जो मेन 3 हमारे एसेंशियल्स थे, LCS, FID एंड LCP, वो हम लोगों ने तीनों कंटेंट्स को समझा, और तीनों कंटेंट्स में क्या क्या हमें करने की जरूरत है उनको समझा, और किस तरह से उन इश्यूज को हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं, इन चीजों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन की। वहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन क्लियर है सबको? कोर वेब वाइटल्स के इश्यूज को रिजोल्व करने के तरीके को भी समझ लिया था ना हम लोगों ने? हैं? अच्छा, अभी कोर वेब वाइटल्स को हम लोगों ने ठीक करने का इशू को नहीं समझा था? नहीं समझा था। अच्छा, मैं बता देता हूँ। कोर वेब वाइटल्स में क्या होता है, मैं एक दफा आप लोगों की वेबसाइट जरा अपने पहले खोल के दिखा देता हूँ। मैं जरा इधर से आता हूँ, आई एंड सॉरी, अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कोर वेब वाइटल्स 3 मेन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो 3 फैक्टर्स हमारी वेबसाइट के मेन वाइटल एसेंशियल्स के तौर पर रोल प्ले करते हैं। अगर गूगल के सामने, जिस तरह हम लोग अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमारे मेन वाइटल्स को चेक करता है, लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर एंड टेम्परेचर वगैरह। बिल्कुल उसी तरह जब आप रैंकिंग के लिए गूगल के पास जाते हो ना, तो गूगल भी आपकी वेबसाइट के सबसे पहले 3 मेन वेब वाइटल्स को समझता है, 3 सबसे पहले मेन वेब वाइटल्स को ट्रैक करता है। वो वेब वाइटल्स आपके मेन कौन से हैं? सबसे पहला आता है आपका LCP, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेज, सेकंड आता है आपका FID, फर्स्ट इनपुट डिले, एंड थर्ड आता है आपका CLS यानी कि क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये तीनों कोर वेब वाइटल्स हम लोगों ने लास्ट वीक पढ़े थे और डिटेल में समझा था कि ये क्या होते हैं और क्यों ये चीजें, ये इश्यूज आते हैं। इन तीनों वेब वाइटल्स में किसी बंदे को कोई कंफ्यूजन क्लियर है सबको? तीनों वेब वाइटल्स। अब हम जरा इस तरफ आते हैं कि ये वेब वाइटल्स इशू आता क्यों है और आने के बाद इनको रिजोल्व किस तरह किया जा सकता है। देखो, हम लोगों ने एक चीज तो सबसे पहले ये समझी थी कि आपका जो क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट है वो क्यों होता है, क्योंकि आपका जो जावास्क्रिप्ट, आपका जो गूगल एड्स है वो जो आपकी वेबसाइट पे लगते हैं वो किस लैंग्वेज में लगते हैं? जावास्क्रिप्ट में। और जावास्क्रिप्ट वो लैंग्वेज है जो कि रेंडर होने में टाइम लेती है एज कंपेयर टू HTML। ऐसे ही है। अब इस चीज को कवर करने के लिए या यूं करने के लिए कि जावास्क्रिप्ट जल्दी रेंडर हो जाए एज कंपेयर टू HTML इट्स स्लो स्पीड, या जावास्क्रिप्ट इतनी जल्दी रेंडर हो सके एटलीस्ट कि वो HTML के मुकाबले पे आ जाए और हमारा जो CLS लेआउट शिफ्ट का टाइम डिले वो थोड़ा सा कम हो जाए। इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक टर्म को यूज करते हैं, दैट इज मिनिफिकेशन। मिनिफिकेशन क्या होती है? अगर मैं आपको किसी भी वेबसाइट का कोड खोल के दिखाऊं, चलो जरा मैं पहले एक दफा आ जाता हूं, आईडिवर्सिटी वेबसाइट खोलता हूं और मैं जरा इसका आपको कोड खोल के दिखाता हूं। ये आ गया मैं आईडिवर्सिटी की वेबसाइट पे, एंड हियर यू गो, ये मैंने खोल लिया इसका कोड। अब आप देख सकते हो कि ये जो कोड लिखा हुआ है ना, ये कोड जरा मैंने पूरा अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा हुआ है। एक लाइन खत्म हो रही है तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं, यहाँ पे सारी जगह वेस्ट जा रही है, जगह छोड़ रहे हैं, और प्रॉपर इस सिमेट्रिक वे में लिख रहे हैं कि एक आम यूजर अगर इस कोड को देखे तो देख के समझ सके। ऐसे ही है।
बट अगर मैं बात करता हूँ गूगल के बोर्ड की, तो गूगल के बोर्ड को ये खूबसूरती और ये जो अलग अलग लाइंस के अंदर इसको एडजस्ट करना और इसको प्रॉपर वे के अंदर लिखना, ये चीज तो गूगल के बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको तो सिर्फ कोड चाहिए। तो गूगल के बोर्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है ना उसको मिनिफाई कर देते हैं। मिनिफाई क्या होता है, मिनिफिकेशन के अंदर हमारा जो कोड है उसकी जितनी भी डिटेल्स है, यानी कि अगर मैं वापस आता हूँ कोड पे, तो इस हमारे कोड में जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस पड़ी हुई है, जितनी भी ऐसी जगह है जहां पे कोड हमारा एक्स्ट्रा फैलाव ले रहा है, एक्स्ट्रा जगह गेन कर रहा है, उन सारी जगहों को वो क्या कर देता है, आपस में कोलैप्स कर देता है, एक्स्ट्रा जगहों को खत्म कर देता है और कोड को आपस में ये कर देता है, इकट्ठा मर्ज कर देता है। जहां पे स्पेस की जरूरत है सिंगल स्पेस के साथ लाइन को खत्म कर देगा और दो लाइनों को आपस में इकट्ठे जोड़ के आपके लिए एक नया कोड रेडी कर देगा। यानी कि क्या करेगा, आपके कोड में जितनी भी ऐसी एक्स्ट्रा जगह हैं जो आपके कोड को एक्स्ट्रा जगह लेने पे मजबूर कर रही है, एक्स्ट्रा टाइम लेने में मजबूर कर रही है, उन सारी चीजों को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। इस काम के लिए अपने कोड को मिनिफाई करने के लिए मेरे पास जो टूल आता है दैट इज WP Rocket। मैं देख लेता हूं, अगर मेरे पास हुआ है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जरा प्लगइन्स में आ जाते हैं एंड मेरे पास अभी नहीं हुआ होगा। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, ऐड न्यू प्लगइन में जाना है, ठीक है, और एक प्लगइन डाउनलोड कर लेना है, किस नाम से, WP Rocket के नाम से। मैं आपको लिख के बता देता हूँ एक दफा, नॉट बैड। आपने सिंपली एक प्लगइन डाउनलोड कर लेना है, WP Rocket के नाम से आप लोगों ने अपना प्लगइन डाउनलोड कर लेना है। अब WP Rocket को जैसे ही आप डाउनलोड करोगे और एक्टिवेट करोगे, आपके सामने WP Rocket कुछ चेक बॉक्स वाली ऑप्शंस खोल के रख देगा। जैसे MCQs में टिक करते हैं ना, चेक बॉक्स को टिक करते हैं, उसी तरह की कुछ ऑप्शंस खोल के रख देगा कि आप क्या क्या करवाना चाहते हो। ये 3 ऑप्शन है जिनको आपने लाजमी उसमें टिक कर देना। आपने कर देना है मिनिफाई जावास्क्रिप्ट, आपने टिक करना है इसके अलावा डेफर जावास्क्रिप्ट, या फिर अक्सर हमें ऑप्शन आती है एसिंक जावास्क्रिप्ट के नाम से, ये भी तकरीबन सेम ही चीज है। सेकंड नंबर पे अगर आपकी वेबसाइट में कहीं पे CSS लैंग्वेज यूज हो रही है तो सेम काम आपने उसके लिए भी करना है, मिनिफाई कर देना है CSS लैंग्वेज को, ठीक है। तो HTML के अलावा जो भी लैंग्वेज आपकी वेबसाइट में यूज हो रही है, WP Rocket प्लगइन के थ्रू आपने क्या करना है, उस अपनी लैंग्वेज को सिंपली क्या कर देना है, मिनिफाई कर देना है। मिनिफाई और एसिंक करोगे तो आपकी वेबसाइट की तमाम एक्स्ट्रा स्पेसेस आपकी कोडिंग के वो खत्म कर देगा और आपका वो जो कोड है स्पेसिफिकली वो जल्दी लोड होना शुरू हो जाएगा। जब आपका कोड जल्दी रेंडर होगा, जल्दी लोड होगा, तो बाय डिफॉल्ट वो जो अपना क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट में टाइम ले रहा है वो टाइम लेना क्या कर देगा, बंद कर देगा। क्लियर है यहां तक सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड, डन हो गया। इस सब के बाद नेक्स्ट हम लोगों ने खाली CLS तो नहीं पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे CLS के अलावा 2 और भी इश्यूज आते हैं। कौन कौन से थे? LCP एंड दूसरा इशू कौन सा था? फर्स्ट इनपुट डिले, बिल्कुल ठीक है, FID। 2 इश्यूज थे CLS के अलावा, एक था मेरे पास फर्स्ट इनपुट डिले और एक था लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेन। था क्या क्या? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेन कि आपका वेबसाइट का सबसे बड़ा कंटेंट लोड होने में कितना टाइम ले रहा है, और FID क्या था कि जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट के किसी बटन पे या किसी लिंक पे क्लिक करता है तो कितनी देर में आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करती है। ये था मेरा FID एंड LCP। अभी जो ये वाले इश्यूज है ना, ये नॉर्मली क्यों आते हैं? आप लोग जब भी इमेजेस लगाते हो अपनी वेबसाइट पे या वीडियोस लगाते हो तो इमेजेस के लिए जो फॉर्मेट यूज करते हो, आप करते हो या तो PNG का या आप करते हो JPEG का, यही फॉर्मेट्स यूज करते हो। क्यों करते हो? PNG फॉर्मेट में आपके रेजोल्यूशन जो है इमेज की, आपका जो इमेज का साइज है वो बड़ा रहता है, इमेज का साइज कम नहीं होता, यानी कि इमेज की जो वेटेज है वो कम नहीं हो पाती है। बट फायदा क्या है कि PNG फॉर्मेट में आपका बैकग्राउंड रिमूवेबल होता है। अगर मैं बात करता हूँ JPEG की, तो JPEG के अंदर आपका बैकग्राउंड रिमूवेबल नहीं है, जबकि आप उसमें उसकी वेटेज को कम कर सकते हो। अब हमें तो दोनों काम इकट्ठे चाहिए, PNG में एक काम हो रहा है, JPEG में एक काम हो रहा है, हमें तो दोनों इकट्ठे चाहिए। अब इन दोनों कामों को इकट्ठे करने के लिए एक नई फाइल फॉर्मेट का हम लोग यूज करेंगे, दैट इज WebP। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि गूगल से आप लोग कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हो ना, तो डाउनलोड करते हुए उसका नीचे जो फाइल का सोर्स है वो या फाइल की जो टाइप है वो WebP लिखी आ रही होती है। ये WebP एक्चुअली एक फाइल टाइप है जो गूगल के अंदर अपनी वेबसाइट्स के ऊपर पिक्चर्स को अपलोड करने के लिए यूज की जाती है। ये वो फाइल टाइप है जिसके अंदर आप इमेज का साइज भी रिड्यूस कर सकते हो एंड साइमल्टेनियसली इमेज का बैकग्राउंड भी रिमूवेबल रख सकते हो। तो ये वो वाहिद टाइप है जो दोनों काम इकट्ठे एक ही काम में टाइम में कर देती है। ऑनलाइन है,
मोहित मैं आपको भी रिमूव कर रहा हूँ, मैनेजमेंट से डिस्कस करके दोबारा ज्वाइन कर लेना। अस्सलाम ईशा जैन राइट नादेर आबिद आया मकाम आबिद अच्छा जी, तो मेरे पास कौन से फाइल फॉर्मेट है? वेबपी फाइल फॉर्मेट है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब आप वेबसाइट गूगल से कुछ इमेजेस को डाउनलोड कर रहे हो तो वहां पे वेबपी फाइल फॉर्मेट आ रही होती है। तो ये वो फाइल फॉर्मेट है जो कि आपको रिमूवेबल बैकग्राउंड इमेजेस भी अलाउ करती है और आपकी इमेज का साइज यानी कि वेट भी कम कर देती है। तो आपका जो एलसीपी का काम है यानी कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट वाला जो इशू है वो आता क्यों है कि आपकी वेबसाइट का बड़ा कंटेंट लोड होने में टाइम ले रहा है। बड़ा कंटेंट नॉर्मली क्या होता है, आपका स्लाइडर होता है या आपकी इमेजेस होती हैं, ठीक है। अब आपकी इमेज जो है जब तक उसकी वेटेज कम नहीं होगी तब तक वो लोड होने में टाइम ले रही होगी। तो वेट कम करने का बेहतर तरीका क्या है कि आप उसके फाइल फॉर्मेट को चेंज कर दो। किस फॉर्मेट में? आप प्लगइन के थ्रू भी कर सकते हैं। आप वैसे गूगल पे जाकर सर्च भी कर सकते हो पीएनजी टू वेबपी फाइल कन्वर्टर। आप वहां पे अपनी इमेज को मैनुअली अपलोड करके वेबपी में कन्वर्ट कर रहे होगे, ठीक है। बट आप डायरेक्टली अगर प्लगइन के थ्रू करना चाहो तो हमारे पास एक प्लगइन आता है वेबपी कन्वर्टर फॉर मीडिया। इस तरह के नाम से एक कन्वर्टर आता है वेबपी कन्वर्टर फॉर मीडिया। ये आप अपने वर्डप्रेस में डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके एक्टिवेट कर लो। आप जैसे ही इसको एक्टिवेट करोगे आपकी वेबसाइट पे एग्जिस्ट करने वाली तमाम पिक्चर्स को ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, वेबपी फाइल में कन्वर्ट कर देगा। एंड वंस आपकी पिक्चर्स वेबपी फाइल में कन्वर्ट होगी तो आपकी पिक्चर्स की वेटेज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आपकी जो एलसीपी है यानी कि आपका जो पिक्चर्स का लोडिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बूस्टअप हो जाएगा। सेकंड इशू कब आता है? सेकंड इशू आता है मेरे पास फॉन्ट्स के केस में। फॉन्ट्स के केस में कैसे आता है, आप लोग जब भी अपनी वेबसाइट पे कोई फॉन्ट्स लिख रहे होते हो ना, आप तो बाय डिफॉल्ट फ्रंट एंड पे तो रहते हुए सिर्फ फॉन्ट लिख रहे हो कि जो ठीक है सामने आ रहा है आपने फॉन्ट लिख दिया। बैक एंड पे एक्चुअली हर फॉन्ट की एक स्पेसिफिक कोडिंग रेडी की जा रही होती है। अब जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है ना तो एक चीज याद रखना, हम लोग किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसकी वेबसाइट के जो फॉन्ट्स होते हैं ना वो हमारे सर्वर पे पहले लोड होते हैं, फिर उसके वो फॉन्ट्स हमें उसकी वेबसाइट पे शो होना शुरू होते हैं। अब जो उस फॉन्ट्स का सर्वर पे लोड होना है ना उसका टाइम डिपेंड करता है इस चीज पे कि वो फॉन्ट्स पहले मेरे सर्वर में डाउनलोड पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए। अगर आपने अपनी वेबसाइट में कोई ऐसे फॉन्ट्स यूज कर दिए जो यूजर्स की सर्वर पे डाउनलोड हुए हुए नहीं पड़े हुए, वो जब यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा वो फॉन्ट्स ऑटोमेटिकली पहले डाउनलोड होंगे उसके बाद उसको शो होंगे, तो आपका कंटेंट क्या हो जाएगा, लोड होने में टाइम ले जाएगा क्योंकि फॉन्ट्स ने डाउनलोड होना है वहां पे। इस चीज से बचने के लिए हमारे पास जो होता है ना प्लगइन यूज होता है, दैट इज फॉन्ट स्वैप के नाम से। फॉन्ट स्वैप का प्लगइन क्या करता है, फॉन्ट स्वैप का प्लगइन ये करता है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट में, वैसे तो देखो रिकमेंडेड है कि आप कोई सिंपल फॉन्ट से यूज करो, आप कोई इजी और ऐसे सिंपल फॉन्ट यूज करो जो नॉर्मली फॉन्ट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर स्टिल आप कहते हो नहीं सर मुझे तो एक बड़ा ही पसंदीदा कोई फॉन्ट पसंद आ गया मुझे वही यूज करना है, अब आप उस केस में क्या करोगे, अब आप उस केस में फॉन्ट स्वैप का प्लगइन डाउनलोड कर लोगे। ये प्लगइन क्या करेगा, जब भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा अगर उसके सर्वर पे वो फॉन्ट नहीं पड़ा हुआ जो आपने वेबसाइट में यूज किया हुआ है तो ये पहले बाय डिफॉल्ट कोई और फॉन्ट उसको दिखा देगा। जब उसके सर्वर में वो फॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फॉन्ट्स को स्वैप करके आपके मेंशन्ड फॉन्ट के अंदर आपकी वेबसाइट को लोड कर देगा। क्लियर हुआ? तो टाइम पहले जो उसने फॉन्ट्स को डाउनलोड करने में लगाना था ना वो टाइम बच गया क्योंकि वो टाइम पहले उसने किसी और फॉन्ट को दिखा दिया और बाद में उसने फॉन्ट्स को चेंज कर दिया जब डाउनलोड हो गए। तो फॉन्ट स्वैप वाला जो पार्ट है ना ये आपका फॉन्ट्स की चेंजिंग का जो टाइम है उसको कवर करके आपके लिए इस काम को भी इजी कर देता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑलराइट, डन हो गया। तो ये कुछ 2-3 किस्म के मेजर इश्यूज आते हैं जिनकी वजह से आपकी नॉर्मली 3 प्रॉपर्टीज क्या करूं, उनको क्या बता दूं दोबारा?
अच्छा दिखा दो एक मिनट, ये मिनीफाई और डेफर या फिर एसिंक, ये तीन प्रॉपर्टीज आपको चेकलिस्ट की तरह वहां पे शो होंगी। आपने सिर्फ उनको टिक करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना, आपकी वो पूरी वेबसाइट में से जावास्क्रिप्ट जितनी पड़ी हुई है वो सबको मिनीफाई भी कर देगा और डेफर भी कर देगा। ठीक है, हो गया, डन हो गया। अच्छा जी, तो ये तीन काम है जो आपने अपनी वेबसाइट्स पे लाजमी करने हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट पे तीनों काम करते हो तो माइट मोस्ट प्रोबेबली आपकी वेबसाइट के ऊपर CLS, FID और कोर वेब वाइटल्स के तीनों फैक्टर्स वाला कोई भी इशू फेस आपको नहीं करना पड़ा होगा। ये तीनों फैक्टर्स नॉर्मली आपकी वेबसाइट के इन तीनों इश्यूज को रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अगर स्टिल इनके बाद भी कोई इशू आपका रिजॉल्व नहीं होता तो फिर आपको डेवलपर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, बट नॉर्मली 80% 90% केसेस के अंदर इन इश्यूज से आपका ये वाले इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। डन, क्लियर है सबको यहाँ तक? ये बताइए कि ये डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद तो जॉब तो आप कहीं पे मिल जाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ मिलेगा। आपने डिप्लोमा में सीखा क्या है? सर जो जितना सीख रहे हो वो तो आता है। क्या सीखा है? सर सबसे पहले अपना फोटो वाला बेनिफिट वाला था। हाँ, फोटो जॉब किया। ठीक है, और फिर ऊपर बस सर नाम का आप आके मैंने बच्चे मेरे तो छूटे नहीं हैं आपके। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो अगर आपको आपने जर्मन सीखा तो फिर आपको मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी? सर आप सीधी बात करें। सीधी बात ही करूं, अगर आपने सीखा है तो आपको मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी? वो तो मिला के घर आने से मैसेज आया। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल नहीं है, प्रैक्टिकली बहुत हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं जिन्होंने सीखा है, वो आज किसी ना किसी अच्छी पोस्ट पे जरूर लगे हुए हैं, या अपना काम कर रहे हैं या किसी जॉब पे अच्छी जगह पे लगे हुए हैं। पाकिस्तान में कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर कर रहे मेजरली पाकिस्तान में कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर भी कर रहे हैं। हैं। यही बात पाकिस्तान में बहुत कम कर रहे होंगे जो बाहर नहीं करते। नहीं, इंटरनेट की वजह से वो फाइबर वाले बड़े लोग बहुत वो तो मैंने तो बताया ना, फायरवॉल लगी हुई है जिसकी वजह से ओवरऑल सर्वर्स क्रैश कर रहे हैं, सर्वर स्लो हुए हैं, इस वजह से ये इशू आ रहा है। फायरवॉल उतरेगी तो फिर आपका काम ठीक हो जाएगा। सर उसके लिए भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना वो गवर्नमेंट। जैसे ये कर रहे हैं, इससे तो मैंने कर लिया। नहीं, गवर्नमेंट खुद ही वो फाइबर वालों ने, हमारे जितने भी पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं ना, वो सुनने में आ रहा है कि उनको उन्होंने हॉलिडे मोड पे लगा दिया ऑटोमेटिकली। अब जब तक वो हॉलिडे मोड पे है, उनको बैन करना है तो उनके लिए नहीं है, ठीक है, उन्होंने हॉलिडे मोड पे लगा दिया। इशू ये है कि उनकी कमाई रुक गई है तब तक। जितने भी IT रिलेटेड पर्सन हैं उन सबको बहुत इस चीज़ की वजह से लॉस उठाना पड़ रहा है। तकरीबन एक रैंडम सर्वे के मुताबिक अराउंड $200 मिलियन का नुकसान अभी तक IT इंडस्ट्री को हो चुका है। सॉरी, 200 मिलियन रुपीस का नुकसान हो चुका है इस केस के अंदर अभी तक। बट लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। देखिए तो पाकिस्तान हर तरह के नुकसान दे रहा है और दे रहा है। कभी फायदा तो हुआ या नहीं हुआ? फायदा भी जरूर हुआ है, बट अभी रिकॉर्डिंग मैंने तो जीते जी फायदा नहीं देखा। अभी रिकॉर्डिंग होना है, इस वजह से आई लव पाकिस्तान, दैट्स इट। ठीक है, आजकल तो व्हाट्सएप पे भी हो गया कि हर चीज सुनने वाले हो। बस इसलिए मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग होना है, आई लव पाकिस्तान। अच्छा जी, हाँ उसके बाद डिस्कस करेंगे। वो जरूर पेपर वाले का उसमें पूरा पूरा नवाज शरीफ को पीछा छोड़ा मारा है। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों का ये तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। फॉन्ट स्वैप वाला भी हो गया, मीडिया वाला भी हो गया, और आप लोगों का जावास्क्रिप्ट को मिनिफाई करने वाला भी हो गया। इन सब चीजों के साथ आपका कोर वेब वाइटल्स का इशू क्या हो जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा। कोर वेब वाइटल्स और गूगल सर्च कंसोल को कंप्लीटली कवर अप करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी का एक और टूल आता है, दैट इज गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स पे जाने से पहले आई वुड रिकमेंड कि हम लोग एक गूगल एड्स का टच दे दें। आप लोगों का गूगल एड्स भी नहीं हुआ हुआ ना अभी। हम लोग आज के दिन में गूगल एड्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गूगल एड्स को स्टार्ट करेंगे ताकि जो गूगल एनालिटिक्स का काम गूगल एड्स के थ्रू लिंक हो रहा है ना, हम लोग उसको भी इजीली कवर कर सके, राइट। तो आज के दिन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जी अपनी गूगल एड्स की जर्नी को। गूगल एड्स, हमें दो तरह की एड्स मिलती हैं गूगल एड्स के अंदर। नंबर 1 इज गूगल एडवर्ड्स एंड नंबर 2 इज गूगल एडसेंस। दो तरह की एड्स हमें मिलती हैं गूगल एड्स के अंदर, गूगल एडवर्ड्स एंड गूगल एडसेंस। इन दोनों में फर्क क्या होता है? गूगल एडसेंस वो हमें पैसे बिल्कुल ठीक है। गूगल एडवर्ड्स के अंदर, गूगल एडवर्ड्स के केस में हम गूगल को पैसे देते हैं दूसरों के कंटेंट पे अपनी एड रन करवाने के लिए, और गूगल एडसेंस के केस में गूगल हमें पैसे देता है दूसरों की एड हमारे कंटेंट पे रन करवाने के लिए। सिंपल इज दैट। जितने भी लोग यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं, यूट्यूब पे अपना गूगल एडसेंस अप्रूव करवाया और गूगल उनके अकाउंट पे, उनकी वीडियोस पे दूसरों की एड रन करता है, और करने की वजह से उन यूट्यूबर्स को पैसे पे करता है। पर एड व्यू के हिसाब से होता है। जितने लोगों ने आपकी एड देखी होगी ना, उतने उनके हिसाब से होगा।
जो नहीं करवाते हैं, यानी जैसे कुछ लोग हैं जो बिना ऐड चलाए कर रहे हैं, एडसेंस पर अपना नहीं लगाते। आप एडसेंस पे अप्रूव नहीं करवाते हो तो तब भी ऐड आपके अकाउंट पे चलेगी, बट उसका चार्जेस आपको नहीं मिलेंगे, उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे, वो फिर यूट्यूब खुद रखेगा। एडसेंस अप्रूव करवाते हो तो उसमें आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐड फिर भी चलेगी, ऐड पे यूट्यूब पे फिर भी चलेगी, वेबसाइट पे नहीं चलती, यूट्यूब पे चलती है फिर भी, ठीक है। सर आपने बताया कि गूगल एडसेंस हम करवा सकते हैं यूट्यूब के लिए, तो पहले ही करवा सकते हैं नहीं, मोनेटाइजेशन के बाद, तो आपकी मोनेटाइजेशन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, उसके बाद आप अप्रूव करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, आज के दिन में जो हम लोग जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज आवर गूगल एडवर्ड्स। गूगल एडवर्ड्स क्या है? गूगल का वो प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू मैं गूगल को पे करके गूगल के ऊपर अपनी एड रन कर सकता हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने पहले फेसबुक की एड रन की थी, ठीक है। बट एक चीज याद रखनी है आपने, गूगल एडवर्ड्स के केस में ना थोड़ा सा सीन अब डिफरेंट होने वाला है। फेसबुक के केस में हमने अपने मेजोरिटी जो हमने अपना जो टाइम स्पेंड किया था, मेजोरिटी जिस चीज को हमने समझने की कोशिश की थी वो थी हमारी इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। जबकि जो गूगल एडवर्ड्स है ना, इसके केस में मुझे क्या मिलने वाला है? कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग। गूगल एडवर्ड्स के केस में हम मेनली जिस चीज पे काम करने वाले हैं दैट इज आवर कीवर्ड्स। यहाँ पे अब इंटरेस्ट वाला सीन खत्म हो गया, यहाँ पे क्या सीन शुरू हो गया? कीवर्ड्स का काम शुरू हो गया। अब सारी जंग हमारी कीवर्ड्स के सर पे होने वाली है। गूगल एडवर्ड्स जो कि अराउंड अबाउट आई गेस सन 2000 में लॉन्च हुआ था, इसका लास्ट 2018 के अंदर नाम चेंज कर दिया गया और गूगल एड्स ही रख दिया गया। बट राइट नाउ अभी भी बहुत से लोग उसको गूगल एडवर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बहुत से लोग हैं जिसको अभी भी गूगल एडवर्ड्स के नाम से जानते हैं, बट मेनली इसको अब जो ऑफिशियल इसका नाम है वो चेंज करके क्या कर दिया गया? गूगल एड्स रख दिया गया। गूगल एड्स को अगर मैं आप लोगों को इसका और थोड़ा सा एसईओ का फर्क बताऊं तो गूगल एड्स और एसईओ में जो कुछ मेन डिफरेंसेस हैं वो क्या है? सबसे पहले तो आपका पोजीशनिंग का फर्क आ जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं गूगल के ऊपर आता हूं इधर और आके मैं सर्च करता हूं डिजिटल मार्केटिंग और मैं एंटर कर देता हूं। सबसे पहली चीज, जिन भी लिंक्स के ऊपर यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है ना, वो लिंक सारे क्या है? मेरे स्पॉन्सर्ड लिंक्स हैं, यानी कि गूगल एड्स से चल के आ रहे हैं। ये एसईओ की वजह से रैंक नहीं कर रहे हैं, ये रैंक किसकी वजह से कर रहे हैं? गूगल एड्स की वजह से रैंक कर रहे हैं। मेरे पास जो हमेशा फर्स्ट 3 लिंक्स होते हैं ना, पहले 3 लिंक्स, वो हमेशा होते हैं मेरे गूगल एड्स के लिंक। अगर कोई एड नहीं चल रही उस कीवर्ड के ऊपर तो फिर तो जाहिर है वहां पे एसईओ वाला बंदा आ जाएगा उन लिंक्स में। बट अगर एड चल रही है, उस कंटेंट के लिए, उस कीवर्ड के लिए एड्स रन हो रही हैं, तो पहले 3 लिंक्स की पोजीशंस हमेशा किसको मिलेंगी? गूगल एड्स वालों को। उसके बाद जो अगले 3 लिंक्स होंगे वो पोजीशंस मिलना शुरू होंगी एसईओ वालों को। तो गूगल एड्स की जो पोजीशनिंग है ना वो हमेशा एसईओ से ऊपर ही रहेगी। एक चीज तो आपने हमेशा क्लियर रखनी है, गूगल एड्स की पोजीशनिंग हमेशा क्या होगी? एसईओ से ऊपर रहेगी। एसईओ वाली रैंकिंग्स बाद में शो होंगी, गूगल एड्स वाली रैंकिंग पहले शो हो रही होंगी। क्लियर है यहां तक सबको? सेकंड डिफरेंस, गूगल एड्स आपका जो है वो पेड प्रोसीजर है एंड एसईओ आपका क्या है? फ्री प्रोसीजर है। एसईओ का एक प्रोसीजर फ्री है, हाँ अगर आपको एक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेबर वर्क इंक्लूड रखता है बीच में, तो आपको अगर इसी से सर्विसेज लेते हो तो सर्विसेज इसकी पेड होंगी। वैसे ओवरऑल एसईओ में आपको गूगल को कुछ पे नहीं करना पड़ता, जबकि गूगल एड्स के केस में आपको टोटली क्या करना होता है? गूगल को पे करना होता है, पे करके अपने कंटेंट को रैंक करवाना होता है। डन? क्लियर है तक सबको? डन हो गया। थर्ड डिफरेंस मैं अभी बताता हूँ, उसके ऊपर भी हम लोग आते हैं, मैं थोड़ा सा डिफरेंस को समझ लें बेसिक। थर्ड डिफरेंस क्या है? एसईओ आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है, जबकि गूगल एड्स आपका वन टाइम प्रोसेस है। वन टाइम प्रोसेस का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपने आजादी सेल लगानी है, आजादी सेल के लिए क्या आप एसईओ पर रिलाई कर सकते हो? एसईओ में तो आपको रैंकिंग कितनी देर बाद मिलनी है? 6 माह बाद। गूगल एड्स में आपको रन टाइम पे रैंकिंग मिल जाएगी। तो क्विक रैंकिंग के लिए हम गूगल एड्स पे जाएंगे एंड लॉन्गर रन में रैंकिंग के लिए हम एसईओ पे जाएंगे। बट ऑन प्रोसेस का क्या मतलब है? आपने 6 महीने लगा के अपनी वेबसाइट को रैंक किया, अब आपने एसईओ करनी छोड़ दी, अब आप बैकलिंक्स नहीं बना रहे। कोई कॉम्पिटिटर आया, उसने आपसे अच्छे 10-15 बैकलिंक्स ज्यादा जनरेट किए, आपको वो डी रैंक करेगा और खुद ऊपर आ जाएगा। तो एसईओ क्या है? एक ऐसा ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें आपको रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व रहना पड़ता है। आपको एसईओ ऐसा नहीं है कि आज कर ली 6 माह बाद छोड़ दी, आपको कंसेक्टिवली कॉन्टिन्यूसली एसईओ करनी पड़ती है ताकि आपका कॉम्पिटिटर आपको डी रैंक करवा के खुद ऊपर ना आ जाए। जबकि गूगल एड्स क्या है? वन टाइम प्रोसेस है, एक दफा आपने ऐड बनाई, बना के पब्लिश कर दी, अब आपने सिर्फ बैठ के उसके रिजल्ट्स देख रहे होना है, ठीक है। तो गूगल एड्स एक दफा में काम हो जाएगा, एसईओ में आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर काम करना पड़ा होगा। तो ये कुछ बेसिक से मेन डिफरेंसेस हैं गूगल एड्स और एसईओ के अंदर। क्या हुआ? गूगल एड्स और एसईओ के अंदर कुछ बेसिक से मेन डिफरेंसेस हैं। सेकेंडली, गूगल एड्स को पाकिस्तानी मार्केट में पीपीसी के नाम से भी जाना जाता है। इसको बहुत ज्यादा लोग पीपीसी के नाम से कहते हैं। पीपीसी क्यों कहते हैं? गूगल एड्स को पीपीसी कहने का मकसद ये है, पीपीसी की एक्चुअल में फुल फॉर्म है पे पर क्लिक।
अब गूगल एड्स को पीपीसी इसलिए कहते हैं क्योंकि गूगल एड्स के केस में हमें जो इम्प्रेशन है ना वो फ्री देखने को मिलता है। गूगल एड्स हमें इम्प्रेशन पे चार्ज नहीं करता, हमें चार्ज करता है किसके ऊपर, क्लिक के ऊपर, इम्प्रेशन पे चार्ज नहीं कर रहा होता है। अब इम्प्रेशन का क्या मतलब है, इम्प्रेशन और रीच का क्या फर्क होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो वो रीच है, नहीं रीच और इम्प्रेशन में क्या फर्क है? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ जरा। इम्प्रेशन क्या होता है, कितनी दफा आपका कंटेंट देखा गया वो आपका इम्प्रेशन बताता है, और कितने लोगों ने आपका कंटेंट देखा वो आपका क्या बताता है, रीच बताता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक दिन में मेरे सामने आपकी ऐड 10 दफा आई, 10 दफा मैंने ही आपकी ऐड को एक दिन में देखा, तो इंप्रेशंस कितने हो गए, 10, क्योंकि 10 दफा मैंने आपकी ऐड को देखा कितने बंदों ने, एक ही बंदे ने देखा, मैंने ही देखा खाली, तो रीच कितनी होगी, 1। जितने दफा देखा जाएगा वो आपके इंप्रेशंस होंगे, और जितने बंदे देखेंगे वो आपकी क्या होगी, रीच होगी। गूगल एड्स के केस में फेसबुक हमें इंप्रेशन के ऊपर चार्ज करता है, आपके जितने इंप्रेशंस आते जाते हैं फेसबुक आपको उस हिसाब से चार्ज करता रहता है। गूगल एड्स आपको इंप्रेशन पे चार्ज नहीं करती, गूगल एड्स पे इंप्रेशन फ्री है। गूगल एड्स आपको चार्ज करता है किस चीज के ऊपर, क्लिक के हिसाब से। लाइक फॉर एग्जांपल, ये अमेजोन की ऐड आ रही है, जितनी देर मेरे सामने ऐसी ऐड आ रही है ना, इसको किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं हो रहा, मैं देख के वापस चला जाऊं, छोड़ दूं, इसको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा साथ ही अमेजोन की वेबसाइट को क्या होगा, उसके पर क्लिक का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको पीपीसी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इंप्रेशन फ्री है, इसमें आपको पर क्लिक के हिसाब से पे करना पड़ता है, तो इसलिए इसको पेपर क्लिक यानी कि पीपीसी भी कहा जा रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड। टाइम ड्यूरेशन तो आपने अपनी मर्जी से सेट करना है ना, मिनिमम 24 आवर्स है, मैक्सिमम आप जितना मर्जी सेट कर लो। ठीक है, क्लियर। सर ये जो आपने कहा है कि गूगल में आपको ऐड देखो तो फिर सही रहेगा, लेकिन क्या देखो, जो आपने बताई ना बात, हाँ कि गूगल में कुछ पोस्ट करो, वो ऐड आप देखो तो उसका वो पता नहीं क्या था, मसला नहीं होगा इसका कि वो क्यों देखना है बार-बार, खुद क्यों देखना, मतलब मैं खुद ही अपनी ऐड आके बार बार देखता हूँ, आप क्यों देखोगे, आपने अपने आपको चार्जेस पड़वाने हैं? वही तो आपने बात की है ना, अपनी वेबसाइट पे आप खुद ही क्लिक कर रहे हो। अगर आप देखो, अगर आप अपनी उसी आईडी से, जिस आईडी से आप ऐड चला रहे हो, और उसी आईडी से आके बार बार क्लिक कर रहे हो एक ही आईपी एड्रेस से, तो उसमें तो आपको ऑब्वियसली चार्ज नहीं होगा। बट अगर आप कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हो अलग अलग आईडी से और आके गूगल पे उस लिंक पे क्लिक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको उसमें चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, इसमें आईपी एड्रेस पे ट्रैक हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि यूजर ने क्लिक किया, वापस आया, साथ ही दोबारा क्लिक किया तो आपको 2 क्लिक्स के चार्जेस पड़ गए, ऐसा नहीं होता। आईपी एड्रेस भी आपका ट्रैक हो रहा होता है। हाँ, अगर आप लोग वीपीएन लगा के आके दोबारा कॉन्टैक्ट क्लिक करते हो तो उस केस में आपको चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, डन हो गया। अच्छा जी, अब गूगल एड्स भी फेसबुक की तरह एक मॉडल पे काम करता है, दैट इज द मॉडल ऑफ ऑक्शन। फेसबुक की तरह, जिस तरह फेसबुक की एड्स ऑक्शन पे बेस करते हैं, इसी तरह गूगल एड्स भी किस पे बेस करते हैं, ऑक्शन पे बेस करते हैं, राइट। अब ये पर क्लिक पर कितने पैसे चार्ज करते हैं? मैं वही बताने लगूँ, ऑक्शन पे आके वही बताने लगूँ। ऑक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है, बोली, नीलामी, जिसके अंदर क्या होता है, जिस तरह फिजिकल वर्ल्ड में आपकी गाड़ी की नीलामी हो रही है, ऑक्शन हो रही है, तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने लैपटॉप की ऑक्शन करनी है, मैं कहूंगा भाई ये लैपटॉप है मेरा, इसका 10,000 बेस प्राइस है, आप लोग बताओ कितनी ऑफर लगाओगे। एक बंदा कहता है 15,000, एक बंदा कहता है 20,000, एक बंदा कहता है 30,000, एक बंदा कहता है 50,000, जो मैक्सिमम बिड के साथ आएगा 50,000 वाली, बस कहूंगा ठीक है आपकी मैक्सिमम बिड है, ये आपके लिए डन होगा, ये लैपटॉप आपका होगा, डन। अब गूगल की दुनिया में या फेसबुक की दुनिया में ऑक्शन महज सिर्फ बिडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, इसका तो मतलब सिंपली क्या आ रहा है कि अगर गूगल सिंपली ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब है कि हम में से जो भी बंदा पर लिंक के लिए गूगल को ज्यादा बिड देगा वो ज्यादा नंबर 1 पे रैंक कर जाएगा। एक्चुअल में देखो हमारी जंग है क्या, हमारी जंग ये है, फॉर एग्जांपल मैं एक आईटी इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मैं आईडिवर्सिटी की बात कर लेता हूँ। आईडिवर्सिटी की वेबसाइट है, मैं चाहता हूं कि कोई भी बंदा गूगल पे आके डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड सर्च करे तो आईडिवर्सिटी की वेबसाइट नंबर 1 पे रैंक करे, उसके सामने नंबर 1 पे आ जाए, ये मैं चाहता हूं। तो मैं एक्चुअल में जंग किस चीज के लिए लड़ रहा हूँ, नंबर 1 पोजीशन के लिए। इस कीवर्ड के ऊपर मैं नंबर 1 पोजीशन के लिए जंग लड़ रहा हूँ। अब इस नंबर 1 पोजीशन के लिए ना हर बंदा अपने अपने हिसाब से बिडिंग कर रहा होगा। कोई बंदा $10 पर क्लिक दे रहा होगा, कोई $5 दे रहा होगा, कोई $2 दे रहा होगा, कोई $3 दे रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिडिंग लगा देता हूँ यहाँ पे आके $10, तो $10 की बिडिंग में क्या होगा, जैसे ही कोई यूजर आके मेरी वेबसाइट पे क्लिक करेगा ना, मुझे $10 पड़ जाएंगे।
अगर उसे देख के जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने आके क्लिक कर दिया है तो मुझे क्या हो गया, अब $10 पड़ गया। ठीक है, सर, हाँ जी। इसमें एक सवाल है, ये अब हम पे कर रहे हैं नंबर 1 पर, अब अगला जो है यानी हमारा कॉम्पिटिटिव साथ वाला जो है वो आपको लिंक भेजेगा, इस पर क्लिक करे आपको तो पैसे पा रहे हैं चाहे नंबर 1 पर है, इसमें फायदा क्यों? ये जो गूगल एड्स है ना, ये आपको ऐसा नहीं है कि रेफरल लिंक के ट्रैफिक पे आपको चार्ज नहीं करता, ये आपको करता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे चार्ज। दो तरह की ट्रैफिक्स होती है, एक होती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, होती है रेफरल ट्रैफिक। रेफरल ट्रैफिक होती है मैंने आपको लिंक भेजा, आपने आके उस पर क्लिक किया, वो रेफरल ट्रैफिक है, उसमें गूगल एड्स चार्ज नहीं करेगा मुझे। रेफरल ट्रैफिक ये भी है कि मैंने अपनी किसी वेबसाइट में बैकलिंक लगाया हुआ है अपना, आप उस बैकलिंक से मेरी वेबसाइट पे आ रहे हो, वो भी रेफरल ट्रैफिक है, उसमें भी चार्ज नहीं होगा। चार्ज आपको तब होगा जब कोई यूजर गूगल पे कोई क्यूरी, कोई कीवर्ड सर्च करता है, उसके अगेंस्ट आपकी वेबसाइट शो होती है स्पॉन्सर्ड एड के थ्रू, उस पर वो क्लिक करता है, तब आपको चार्ज हो रहा होगा उसमें। और यानी हमारी क्लिक बढ़ते हैं, अब जैसे आईटी यूनिवर्सिटी है, ये अपना ऐड लगाते हैं, इनकी क्लिक बढ़ता है और इन्हें पैसे बढ़ जाते हैं और आगे वो कमीशन ही नहीं लेगा। इट इज नन ऑफ गूगल्स बिजनेस। गूगल का ताल्लुक है सिर्फ क्लिक तक, आपको क्लिक ला के दे रहा है, आगे आपका हेडेक है, आपने क्या करना। लाखों में आने का बंदे को हमारा खर्चा हो गया 1 लाख, चूना लग गया। इसका प्रॉफिट हुए कैसे आ रहा है? देखो फेसबुक भी तो आपको इंप्रेशन पे चार्ज करता है ना, अब फेसबुक क्या आपको सेल की गारंटी देता है बिल्कुल 100%? कभी भी नहीं। हम सेल्स का ऐड लगाते हैं सर उसमें तो क्लिक आ जाते हैं, उसमें भी 100% गारंटी नहीं होती कि आपको सेल आएगी, हाँ 50-50 चांस होता है। देखो इसके अंदर भी हम लोग अपना कन्वर्जन का मेथड सेट कर सकते हैं, अभी हम आएंगे इसके ऊपर कि अगर आपको सेल चाहिए तो उसके लिए हमने क्या करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो, किसी भी बंदे ने, मैंने फॉर एग्जांपल अगर डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड पे $10 की बिड लगा दिया ना, तो कोई भी यूजर आके डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड सर्च करके अगर मेरे स्पॉन्सर्ड एड पे क्लिक करता है तो मुझे कितने पैसे चार्ज हो जाएंगे, $10 पड़ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ही आता है, सर अगर ऑप्शन के ऊपर ही सारा डिपेंड करता है तो फिर छोटे यूजर्स तो मारे गए, छोटे एडवर्टाइजर्स तो मारे गए कि भाई एक बंदा अफोर्ड ही नहीं करता अभी ज्यादा बिडिंग करना, तो जो बंदा आएगा $100 की बिडिंग करेगा वो तो टॉप पे निकल जाएगा। तो हम लोग एक्चुअल में मार्केट में किस तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं, या हम लोग मार्केट में छोटे लेवल पे कम बजट पे किस तरह कंपीट कर सकते हैं। तो भाई एक चीज क्लियर है, गूगल की नजर में जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन डिपेंड करती है टोटली एक चीज पे, दैट इज एड रैंक। गूगल पे किस चीज पे डिपेंड करती है, टोटली एड रैंक पे। एड रैंक पे किस तरह करती है, कोई यूजर आया गूगल पे, उसने आके सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था गूगल के क्रॉलर हर वेबसाइट पे क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, स्कैन करते हैं और अपने डेटाबेस में सेव कर लेते हैं। अब जैसे ही कोई यूजर आके गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड लिखेगा ना, गूगल क्या देखेगा, अपनी स्टोरेज में जाएगा और वहां से जाके सबसे पहले ये ढूंढेगा कि कौन से वेबसाइट्स मेरे पास पड़ी हुई है जिनका कंटेंट इस कीवर्ड से सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। वो ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड भी है, ऑफ पेज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड भी है, टेक्निकल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड भी है। वो वाली वेबसाइट्स को उठाएगा और एसईओ वाली रैंकिंग्स के अंदर डिप्लॉय करना शुरू कर देगा। एसईओ रैंकिंग नंबर 1 पे कर दिया, नंबर 2 पे कर दिया, नंबर 3 पे कर दिया, अकॉर्डिंग टू देयर कितना अच्छा उन्होंने काम किया अपनी वेबसाइट पे और कितना रेलिवेंट कंटेंट है उनका, उस हिसाब से उनको रैंकिंग देना शुरू कर देगा। अब बात आती है टॉप वाली रैंकिंग की, गूगल एड्स वाली रैंकिंग की। गूगल इनके लिए ना रेलिवेंट कंटेंट नहीं देखेगा जाके, इनके लिए वो देखेगा एड रैंक वेबसाइट्स का। एडवर्टाइजर्स, आप फॉर एग्जांपल 10 एडवर्टाइजर्स हो, आप 10 के 10 एडवर्टाइजर्स डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड पे एड रन कर रहे हो नंबर 1 पे आने के लिए, तो गूगल आएगा अपनी डायरेक्टरी में, आप सबकी वेबसाइट्स को देखेगा और सबकी वेबसाइट्स को नापना शुरू कर देगा एड रैंक की बेस के ऊपर। जिसका एड रैंक जितना ज्यादा होगा वो उतना नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगा, जिसका एड रैंक कम होगा वो नंबर 2 पे आ जाएगा, जिसका उससे कम होगा वो नंबर 3 पे आ जाएगा। अब ये एड रैंक गूगल कैलकुलेट किस तरह करता है, एड रैंक गूगल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला बताता है वो बताता है मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर, इस फॉर्मूले के थ्रू गूगल कैलकुलेट करता है हमारी हर वेबसाइट का एड रैंक, और यही वो एड रैंक है जो एक्चुअल के अंदर ये आइडेंटिफाई करती है कि हमें गूगल के ऊपर कौन सी पोजीशन मिलने वाली है। मैक्सिमम सीपीसी क्या है, फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे आके अपनी एक कीवर्ड के ऊपर बिड लगा रहा हूँ $10 मैक्सिमम, मैं गूगल को कहता हूँ कि भाई $10 मेरी मैक्सिमम बिड है, इससे ऊपर की मैं बिड नहीं दे सकता हूँ आपको, इससे ज्यादा मैं पर क्लिक के पैसे नहीं दे सकता हूँ। ये मेरा क्या है, मैक्सिमम सीपीसी है कि मैं मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक का इतनी बिड कर रहा हूँ गूगल को। ठीक है, सेकंड पार्ट आता है मेरा क्वालिटी स्कोर का। क्वालिटी स्कोर क्या होता है जरा इसको समझ लेते हैं पहले। कॉस्ट पर क्लिक बिड, जो मैं बिड लगा रहा हूँ गूगल पे कॉस्ट पर क्लिक की। ठीक है, क्वालिटी स्कोर क्या होता है,
आपकी वेबसाइट का क्वालिटी स्कोर ना गूगल आपके 3 फैक्टर से चुन के निकालता है। 3 फैक्टर्स को आपकी वेबसाइट पे आके मेजर करता है और उन 3 फैक्टर से आपका क्वालिटी स्कोर बनाता है। क्वालिटी स्कोर किन किन 3 फैक्टर से बनता है? सबसे पहला चीज होती है आपकी एक्सपेक्टेड CTR, सेकेंड चीज होती है आपकी एड रेलिवेंसी, एंड थर्ड चीज होती है आपकी लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। ये 3 चीजें होती हैं जो आपकी वेबसाइट में आपकी वेबसाइट का क्वालिटी स्कोर बनवाती हैं। यानी कि गूगल आपकी वेबसाइट में आके इन 3 चीजों को डिस्कस करता है, इन 3 चीजों को एनालाइज करता है, इन 3 चीजों को देखता है और इन 3 चीजों की बेस पे आपकी वेबसाइट का क्वालिटी स्कोर बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, क्वालिटी स्कोर किस तरह बनाता है? सबसे पहली चीज है एक्सपेक्टेड CTR। CTR क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट, बिल्कुल ठीक है। कितने इंप्रेशंस के बाद आपको कितने क्लिक्स आए ये आपका CTR बता रहा होता है। यानी कि अगर 10 बंदों ने आपकी वेबसाइट को देखा है और देख के उसमें से सिर्फ एक बंदे ने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया तो आपका CTR कितना हो गया? 10%। कि 10% लोगों ने इंप्रेशंस के बाद आपकी वेबसाइट पे क्या किया? क्लिक किया। ये आपका CTR डिफाइन करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? तो CTR क्या है कि कितने इंप्रेशंस के बाद कितने क्लिक्स, यानी कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को देखने के बाद आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया, ये आपका CTR डिफाइन कर रहा होता है। 100 बंदे आपकी वेबसाइट को देख रहे हैं, उसमें से 20 बंदे आपकी वेबसाइट पे क्लिक करें, आपका CTR कितना है? 20%। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड CTR का क्या मतलब है? गूगल सबसे पहले ये देखता है कि मैं बीइंग ए यूजर गूगल पे आया हूं डिजिटल मार्केटिंग की क्यूरी को सर्च करके। अब इस क्यूरी के अगेंस्ट अगर गूगल मुझे आप एडवर्टाइजर्स की एड दिखाता है तो वो हर एडवर्टाइजर के लिए अलग अलग एक एक्सपेक्टेड CTR का वैल्यू निकाल देगा कि अगर मुझे गूगल इस भाई की वेबसाइट दिखाता है तो कितना ही चांस है कि मैं इसकी वेबसाइट पे क्लिक करूं, इन भाई के दिखाता है तो कितना ही चांस है कि मैं इनकी वेबसाइट पे क्लिक करूं, उन भाई के दिखाता है तो कितना चांस है कि मैं उनकी वेबसाइट पे क्लिक करूं। गूगल की मशीन लर्निंग ये आइडेंटिफाई करती है कि मैं बीइंग अ यूजर कितने % चांसेस रखता हूं आप लोगों की वेबसाइट्स पे क्लिक करने का। अब वो मशीन लर्निंग किस डेटा पे काम करती है? वो काम करती है आप लोगों की वेबसाइट्स के प्रीवियस डाटा रिकॉर्ड पे। आप लोगों की वेबसाइट का पीछे SEO की वजह से या किसी भी वजह से CTR का रेट पहले क्या रहा होगा, उस CTR रेट की बेस पे गूगल प्रेडिक्ट करता है कि अब अगर वो आपकी वेबसाइट मुझे दिखाएगा तो मेरे सामने आपका एक्सपेक्टेड CTR रेट क्या आएगा। उस एक्सपेक्टेड CTR रेट को वो पहला फैक्टर काउंट करता है आपके क्वालिटी स्कोर पर। क्लियर है यहाँ तक सबको? सेकंड फैक्टर एड रेलिवेंसी। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो गूगल के यूजर को धोखा देना चाह रहे हो, आप गूगल के यूजर का टाइम वेस्ट करना चाह रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड के ऊपर कोई क्रिकेट मैच की वेबसाइट है उसको रैंक करवाना चाह रहे हो ज्यादा से ज्यादा पैसे देके, ऐसा तो नहीं है कहीं। उस चीज को कंट्रोल करता है गूगल एड रेलिवेंसी से। एड रेलिवेंसी के अंदर क्या होता है? गूगल आपकी वेबसाइट की सारे के सारे कीवर्ड्स को मेजर कर रहा होता है, देख रहा होता है कि भाई अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड पे एड करना चाह रहे हो तो क्या आपकी एड कॉपी के अंदर, क्या आपके एड क्रिएटिव के अंदर, क्या आपके कंटेंट के अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग का कुछ है या सिर्फ ऐसे ही आपने कोई क्रिकेट की न्यूज उठा के डिजिटल मार्केटिंग पे रैंकिंग के लिए लगा दी है। ऐसा नहीं हो सकता कि सर यहाँ ऐड रेलेवेंसी के बारे में चल रहे हैं कि ऐड एक्चुअल और उसको किसी नॉन रेलेवेंस के साथ गूगल इस चीज को पकड़ने के लिए काम करता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड पे कोई क्रिकेट की वेबसाइट रैंक करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो एड रेलेवेंसी तो नहीं मीट हो रही ना उसमें, तो गूगल कहता है कि आप मेरे यूजर का टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस केस में गूगल आपको रैंकिंग नहीं देगा। उसको पकड़ने के लिए ऐसा करते हैं लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को डाउन करने के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप इस टाइम के ऊपर काम कर रहे हो, एक इंस्टीट्यूट चला रहे हो, ठीक है, अब आप कहते हो कि भाई मेरा जो साथ वाला इंस्टीट्यूट है ना वो नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, मुझे इसको नंबर 2 पे लेके आना है। आप किसी वेबसाइट को पकड़ोगे ABC और उस पर इतना हाइब्रिड कर दो कि वो नंबर 1 पे आ जाए, मेरा कॉम्पिटिटर नंबर 2 पे आ जाए, कर लिया आपने। लेकिन पर मसला क्या है? एड रेलेवेंसी का। अगर आपकी एड रेलेवेंसी मीट होगी तो ही गूगल उसको नंबर 1 पे लेके आएगा, अगर एड रेलेवेंसी नहीं होगी तो गूगल उसका एड रैंक गिरा देगा। ये एक वेबसाइट है उसमें यानी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहा है, अब दरमियान में एक लिंक लगा है यानी ऐसा सब क्रिकेट वगैरह, तो ये भी पकड़ा जाएगा। वो तो बैकलिंक आपका ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड काम है ना, यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ का कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ पेड एड्स की बात हो रही है। वो आपका पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसमें इशू ये आएगा कि आपका वो अच्छा बैकलिंक कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी आपके बैकलिंक की रेलेवेंसी मीट नहीं हो रही है। ठीक है, इस केस के अंदर क्या है? इस केस के अंदर गूगल ये कहता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट की जो एड आप रन कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल एड रन करो और इसमें आपने लिखा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर,
और आप एड रन करने के लिए कीवर्ड यूज कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग का, तो क्या रेलेवेंसी मीट हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड पे डिजिटल मार्केटिंग का ही कुछ बेचना चाह रहे हो, तो इस केस में तो रेलेवेंसी ठीक है। अगर आप कुछ और उठा के ले आते हो उस एड कंटेंट में, तो उस केस में आपकी रेलेवेंसी मीट नहीं होगी। तो गूगल ये देखता है कि आपका जो कंटेंट है, आपकी जो एड है, जिस पे आप एड रन कर रहे हो, वो आप जिस कीवर्ड पे एड रन करना चाह रहे हो उस कीवर्ड के साथ आपका वो एड कितना रिलेट करता है, प्रॉपर्ली रिलेट कर पाता है या नहीं कर पाता, ये एड रेलेवेंसी में गूगल देखता है। ठीक है सर, इसमें ये होता है ना, अक्सर वेबसाइट होती है, यानी जैसे टिकट की होती है, वो कहते हैं इस पर क्लिक करें, तो गूगल पर जाते हैं तो आगे वो लिंक दी होती है अंदर, जबकि वो क्रिकेट की वेबसाइट के बारे में होती ही नहीं। वो तो बैकलिंक्स है ना, कि आप वेबसाइट के अंदर जाके एक बैकलिंक ले लो, वो तो अलग है, वो तो बैकलिंक है। बैकलिंक आप ले सकते हो, अगर आप उससे रेलिवेंट नहीं है तब भी ले सकते हो, वो अच्छा बैकलिंक कंसीडर नहीं होता है, बट बैकलिंक तो कंसीडर होगा ना आपका, तो आप बैकलिंक ले सकते हो वहां से। बट अभी जिस गूगल एड्स की हम बात करें ना, इस एड का उस बैकलिंक से कोई ताल्लुक नहीं है। इस एड के अंदर सिंपल सा क्या है कि आपके जो एड रन कर रहे हो ना, जो एड आपके यूजर को शो हो रही है गूगल पे, स्पॉन्सर्ड एड जो शो हो रही है, वो स्पॉन्सर्ड एड का कंटेंट आपको उस कीवर्ड के साथ रिलेट करना चाहिए जिस कीवर्ड पे आप एड रन कर रहे हो। ठीक है, लाइक आपने डिजिटल मार्केटिंग पे एड रन करो ना, मैं इधर आके आपको दिखा देता हूँ। ये आपने डिजिटल मार्केटिंग पे एड रन किया, यहाँ पे देखो डिजिटल एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, क्या बात आ गई, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बात आ गई, रेलेवेंसी आ गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डिजिटल एडवर्टाइजिंग विद मीडिया, क्या हुआ, रेलेवेंसी आ गई, बिल्कुल ठीक हो गया। तो गूगल ये कहता है कि आपका जो कंटेंट है ना, वो इस कीवर्ड के साथ डायरेक्टली रिलेट करना चाहिए। सर, ये जैसे रिलेट करता है, अब इसके अंदर एक लिंक है, वेबसाइट है, इसके अंदर एक लिंक लगा हुआ है, वो क्रिकेट मैच की बात, उसका इस गूगल एड्स पे कोई इफेक्ट नहीं है, कोई नहीं करता। उसका गूगल एड पे कोई इफेक्ट नहीं, वो इफेक्ट करता है तो एसईओ पे करता है, और उस वेबसाइट के एसईओ पे इफेक्ट करेगा जिस वेबसाइट ने बैकलिंक लिया हुआ क्रिकेट मैच का। ठीक है, गूगल एड पे इसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई किसी किस्म का असर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, डन हो गया। एड रेलेवेंसी के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है मेरे पास, कौन सा, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस का। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस का क्या मतलब है, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना एड क्रिएटिव जो है, एड कॉपी जो है, वो तो आपने बड़ा अच्छा बना दिया कि हाँ जी भाई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जिस लैंडिंग पेज पे यूजर ने लैंड करना है, उस लैंडिंग पेज पे भी क्या रेलेवेंट कंटेंट पड़ा हुआ है, क्या आपका रेलेवेंट पेज ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, क्या आपके लैंडिंग पेज में कोई टेक्निकल एसईओ का मसला तो नहीं है, क्या आपके लैंडिंग पेज की स्पीड ठीक है, क्या आपके लैंडिंग पेज पे कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं आ रहा, क्या आपके लैंडिंग पेज पे कोई ऐसा इशू तो नहीं जिसकी वजह से यूजर का टाइम वेस्ट हो सके। इन सब चीजों को भी गूगल कंसीडर करता है अपने थर्ड फैक्टर में, एंड दैट फैक्टर इज रेफर्ड टू एज योर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। ठीक है, तो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस में क्या है, गूगल आपका लैंडिंग पेज पे जाके देखेगा कि वहां क्या इशू आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, और वहां पे क्या सीन चल रहा है। अब इन तीनों चीजों को मिला के गूगल आपका क्या बनाता है, क्वालिटी स्कोर बनाता है। क्वालिटी स्कोर आउट ऑफ द 10 आपको मार्क्स के तौर पे देता है। लाइक फॉर एग्जांपल 10 ऑफ द 10 का मतलब है कि भाई ये बहुत जबरदस्त क्वालिटी स्कोर है। 10 से नीचे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 आपको अलग अलग नंबर्स में गूगल क्वालिटी स्कोर दे रहा होगा, बट दे आउट ऑफ 10 ही रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जरा वापस आते हैं हम एड रैंक के फॉर्मूले के ऊपर। मैं जरा इधर आता हूँ, एड रैंक पे नीचे आता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यूजर बन के गूगल पे आया और मैंने डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड को सर्च किया। आप लोग सब बीइंग एन एडवर्टाइजर गूगल पे एड रन कर रहे हो, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड पे। यूं मान लेते हैं कि आप लोगों में से 4 एडवर्टाइजर्स बैठे हुए। पहला एडवर्टाइजर जो है, उस पहले एडवर्टाइजर ने क्या किया, यहाँ पे आके $10 की बिड की है, ठीक है, $10 का मैक्सिमम उसका सीपीसी है, साथ में उसका जो क्वालिटी स्कोर है वो से मल्टीप्लाई होना है। तो क्वालिटी स्कोर उसका गूगल ने उसको दे दिया है, फॉर एग्जांपल 5, या यूं समझ लो, चलो 8 दे दिया, 8 उसको क्वालिटी स्कोर दे दिया। ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एक एडवर्टाइजर आप लोगों में से उठा, उसने कहा सर मेरे पास बड़ा पैसा है, मैं आपको पैसे के सर पर रैंक करके दिखाता हूँ। उसने क्या किया, अपना यहाँ पे बिड कर दी $20। गूगल ने उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई खास काम नहीं किया, उसने $20 की बिडिंग कर दी है, बट अपनी वेबसाइट पे कोई खास काम नहीं किया। इस केस में गूगल ने उसको क्वालिटी स्कोर दे दिया कितना, 3। थर्ड एक और एडवर्टाइजर उठा, इस एडवर्टाइजर ने बिड कर दी $15। $15 के साथ गूगल ने इसके जो है उसको भी कितना दे दिया, 4 का क्वालिटी रैंक दे दिया, एड रैंक दे दिया, सॉरी क्वालिटी स्कोर दे दिया। फोर्थ एडवर्टाइजर कोई उठा, फोर्थ एडवर्टाइजर ने उठ के अगेन $5 बिड की, और $5 बिड करने के साथ गूगल ने इसको क्वालिटी स्कोर दे दिया लेट्स से 5 का। 4 एडवर्टाइजर्स मेरे पास आ गए जो क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड के ऊपर एड रन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनको ये जो क्वालिटी स्कोर है ये किस तरह मिला है, इन 3 फैक्टर्स की बेस पे, जो भी हम नीचे पढ़ के आ रहे हैं, इन 3 फैक्टर्स की बेस पे उसको ये क्वालिटी स्कोर मिल गए 8, 3, 4, 5। ठीक है,
मैं बीइंग अ यूजर गूगल के सर्च इंजन पे जाता हूँ कि भाई मुझे अपनी डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड सर्च करता हूँ, गूगल अपनी डायरेक्टरी में जाएगा और जाके आप सब एडवर्टाइजर्स के एड रैंक्स देखना शुरू कर देगा, जिसका एड रैंक सबसे ज्यादा होगा उसको वो मेरे लिए नंबर 1 पे शो कर देगा। अब एड रैंक कैलकुलेट करने के लिए वो क्या करेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा। 10 into 8 कितना आ गया एड रैंक इसका 80, 20 into 3 कितना एड रैंक आया 60, 15 into 4 कितना एड रैंक आया 60, 5 into 5 कितना एड रैंक आया 25। सबसे ज्यादा एड रैंक पे कौन सा बंदा बैठा हुआ है, $10 वाला। हालांकि यहाँ पे $20 भी लग रहा है, यहाँ पे $15 भी लग रहा है, बट सबसे ज्यादा एड रैंक किसका है, जो बिडिंग तो इनसे कम कर रहा है बट उसकी वेबसाइट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसको क्वालिटी स्कोर इतना ज्यादा मिल गया जिसने उसके एड रैंक को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इस केस के अंदर गूगल क्या करेगा, मुझे नंबर 1 पे वेबसाइट शो करेगा किसकी, जिसका 80 क्वालिटी के एड रैंक आ है, नंबर 1 पे 80 वाला आ जाएगा। क्वालिटी स्कोर मैं आपको बता देता हूँ, क्वालिटी स्कोर भी चेक करने की ऑप्शन आप देख सकते हो कि मुझे किस कीवर्ड पे कितना क्वालिटी स्कोर मिल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो इन शॉर्ट हुआ क्या कि जो बंदा $10 बिड कर रहा था, 20 वालों से 50% 100% कम बिड कर रहा था, उसको भी स्टिल क्या हुआ, नंबर 1 की रैंकिंग मिल गई। क्यों, क्योंकि उसका क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्वालिटी स्कोर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्वालिटी स्कोर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसका एड रैंक बढ़ गया, और एड रैंक बढ़ने की वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली उसको नंबर 1 पोजीशन असाइन होगी गूगल के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन, ऑल गुड, डन हो गया। तो अभी के लिए है नहीं, एड रैंक आपका दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा ना, खाली बिड पे नहीं। देखो यहाँ पे $20 भी तो एक बंदा बिड कर रहा था, वो डबल है $10 से, बट स्टिल $20 वाला नंबर 2 पे आ रहा है और $10 वाला नंबर 1 पे आ रहा है। क्यों, उसका क्वालिटी स्कोर ज्यादा है। तो दोनों चीजें आपने साथ लेके चलनी है, अपना क्वालिटी स्कोर भी और बिड भी। दोनों चीजें अगर आपकी कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा बेहतर होंगी तभी आप नंबर 1 पे रैंकिंग ले रहे होंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन? हमारे यहाँ न्यूज़पेपर में जो ऐड रन होते हैं उसके लिए नीचे जो बैनर होते हैं या फील्ड में काम करने वाले लोग होते हैं वो उनको जो ऐड ला देते हैं उसमें से उनका कोई कमीशन वगैरह होता है। गूगल एड्स पे भी ऐसा कोई, हाँ, गूगल एड्स पे भी ऐसे ही होता है। देखो गूगल अगर आप गूगल एडवर्ड्स पे जा रहे हो ना, चलो आपको आपने ये बताया ना, मैं बोला मैं आपको इसमें 2 तरह की जरा एड टाइप्स बता देता हूँ। गूगल के ऊपर ना 2 तरह की एड टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है मेरे पास, यूं समझ लो कि नेटवर्क्स होते हैं 2 तरह के जिनके ऊपर आप एड रन कर सकते हो, ठीक है। एक होता है मेरे पास डिस्प्ले नेटवर्क, और एक होता है मेरे पास सर्च नेटवर्क। इसको हम लोग GSN भी कहते हैं, गूगल सर्च नेटवर्क, और इसको हम लोग GDN भी कहते हैं, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, ठीक है। ये 2 नेटवर्क्स होते हैं गूगल के ऊपर। आगे जाके हम लोग इसको बहुत इन डेप्थ दोबारा अगेन में पढ़ने वाले हैं, अभी जरा इतना समझ लो कि ये होता क्या। GSN यानी कि गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, ये क्या बोलता है कि आपकी वेबसाइट, आपकी जो एड है, ये यहाँ पे जो मैं अभी आया हूँ ना, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ये जो मैं आया हूँ ना, जब भी आप एक चीज याद रखना, गूगल पे कोई क्यूरी सर्च करते हो ना, तो आपके सामने जो वेब पेज खुलता है, इस वेब पेज को हम कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ठीक है। ये हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है। इस सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो ये वाली एड्स शो हो रही है मुझे, ये एक्चुअल में क्या कहलाती है, हमारी सर्च एड्स कहलाती है। जितनी भी एड्स गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में शो होंगी ना, वो सारी एड्स मेरी क्या कहलाएंगी, कहाँ जा रही है, मेरे सर्च नेटवर्क के अंदर जा रही है, यानी कि GSN के अंदर जा रही है, ठीक है। सेकंड नंबर में मेरे पास आता है डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है, मैं यहाँ पे आके वेबसाइट खोलता हूँ उर्दू पॉइंट की, मैं जरा यहाँ जाता हूँ और उर्दू पॉइंट की वेबसाइट खोलता हूँ, urdupoint.com, एंड ये क्या आ रही है, एक ऐड आ रही है। जितनी भी वेब आपकी एड्स पिक्चर फॉर्म में किसी और की वेबसाइट पर जाके लगी होती है ना, वो एड्स हमारी सारी क्या कहलाती हैं, डिस्प्ले नेटवर्क की एड्स कहलाती है। ये ऐड मेरी डिस्प्ले नेटवर्क की आ रही है, इसको हम गूगल डिस्प्ले नेटवर्क ऐड कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, जो ऐड आप डिस्प्ले नेटवर्क के थ्रू चला रहे हो ना, वो इस उर्दू पॉइंट वाले बंदे ने क्या किया हुआ एक्चुअल के अंदर, उर्दू पॉइंट वाले बंदे ने एडसेंस अप्रूव करवाया हुआ है गूगल से, जिसकी वजह से हम डिस्प्ले नेटवर्क की एड इसके ऊपर चला पा रहे हैं। मार्केट से लेते भी हैं और खुद ही चला रहे हैं अपनी वेबसाइट। उर्दू पॉइंट वाला नहीं कहता, उर्दू पॉइंट ने एडसेंस अप्रूव करवाया, गूगल को इजाजत दे दी कि भाई मेरी वेबसाइट पे ऐड चलाओ, मैं उसके अगेंस्ट आप मुझे पे कर देना, ठीक है। इनटूइट क्विक बुक्स, इसने गूगल एडवर्ड्स पे गया और जाके एडवर्ड्स पे इसने ऐड रन की। ऐड रन करने के लिए इसने गूगल को पैसे दिए कि मैं आपको $10 देता हूँ, मेरी ऐड चला दो।
अभी जो $10 दे रहा ना, इसमें से $6 रखेगा गूगल खुद, सॉरी $6 देगा इस उर्दू पॉइंट वाले बंदे को और $4 रखेगा खुद। 60% गूगल जो है ना वो एडवर्टाइजर्स को देता है, सॉरी अगले कंटेंट क्रिएटर्स को देता है, एंड 40% उसके पैसे खुद चार्ज करता है। ठीक है, उसको क्या मिलेगा? उसको तो रीच मिलेगी, उसको यहाँ पे ऐड चल रही है, उसको रीच मिलेगी। कोई देखना शुरू है इस वाले की एग्जैक्ट तो मैं आपको प्राइस नहीं बता सकता हूँ अभी, ठीक है, बट इसके भी अच्छे खासे चार्जेस तो ये दे रहा होगा ऑब्वियसली। अंदाजन अगर आपने चेक करना है ना, तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, गूगल पे आओ और आके सर्च करो गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस सर्च करो और बल्कि आप पहले जाओ वर्थ ऑफ वेब पे। वर्थ ऑफ वेब टूल देखा हुआ आप लोगों ने? वर्थ ऑफ वेब पे जाओ, वर्थ ऑफ वेब पे जाके ना आप, ये आ गया वर्थ ऑफ वेब, जाके ये निकाल लो कि उर्दू पॉइंट के राइट नाउ विजिटर्स कितने हैं। ठीक है, अब आप जाओ गूगल एडसेंस में और जाके सर्च करो कि अगर मेरे इतने विजिटर्स हैं वेबसाइट पे तो मुझे कितने पैसे मिल रहे होंगे। ये आपको बता देगा कि आपके इतने विजिटर्स हों तो गूगल आपको इतने पैसे पे करता है एड्स के। ठीक है, वहां से आप हिसाब लगा लो कि आपको इतने पैसे मिलेंगे या आपने इतने पैसे देने हैं एड रन करने के। ऊपर से गुजरेगी जैसे अंदाज में कोई चीज होती है पूछो। वो आप बताएंगे ना कितना? नहीं, आप सवाल पूछो पहले। नहीं, वो आप बता दें। आप सवाल पूछो, मैं उस हिसाब से बताता हूँ ना फिर आपको। ऐड का मतलब है कि कितने ऐड के कितने पैसे दिए गए होंगे। देखो ये ऐड ना, ये जो सर्च डिस्प्ले नेटवर्क की एड्स होती है ना, इनके अंदर कीवर्ड्स के साथ साथ एक और चीज होती है, दैट इज इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। ठीक है, सर्च नेटवर्क्स वाली मेरी सारी एड्स कीवर्ड्स की बिडिंग के ऊपर चलती हैं। ये वाली एड्स ना मेरी हल्की फुल्की इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग के ऊपर भी आ जाती है। ठीक है, अभी हमने इसको आगे जाके पढ़ना है कैसे आती है। फॉर एग्जांपल अगर ये इंटरेस्ट टारगेटिंग के ऊपर आ रही है ना, तो अब कितनी देर के लिए ये बंदा ऐड चला रहा है, उस पर कितनी रीच मिल रही है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है गूगल के ऊपर। ऑन एन एवरेज माइट बी ये 10,000 पर डे पे चला रहा हो, माइट बी 20,000 पर डे पे चला रहा हो, तो डिपेंड ऑन एडवर्टाइजर कि वो कितनी रीच ले रहा है, कितना डेली बजट लगा रहा है इसमें। अब पता चल गया हमारा अमर कर्जों में क्यों बढ़िया निकाल देना और एक्सप्रेस पर ऊपर अपना ऐड लिखवाए जगह जगह वेबसाइट पर। ये मैं कब से सोच रहा था हमारे वो कर्जा क्यों बढ़ता जा रहा है, वो वेबसाइट को गूगल को अमेरिका को दे रहे हैं। वो अमेरिका को दे रहे हैं, आप अमेरिका को नहीं दोगे गूगल ऐड चला के। अब आगे समय में उधर से पैसा आगे इधर आता फिर जाता कहां पे जाता है हमारा खजाना खाली कहाँ पे हो रहा है, अब समझ आइए। ऐसी अब मैं जाकर एक वीडियो बनाऊंगा। आपके नाम के रिकॉर्डिंग में तो बात आ गई है, आपके नाम से सोशल मीडिया पे पब्लिश भी कर देते हैं। ठीक है, आप कोई मसला नहीं, सर करने देखी जाएगी। ये तो बच्चा इन्होंने क्या किया? सर की वो मैं अक्सर देख रहा था ना, मेरा न्यूज़ के मुतालिक काम है, मैं वेबसाइट खोलता हूँ। क्या काम है आपका? सर ये न्यूज़ का एडिटिंग है, न्यूज़ एडिटर कहाँ पे? वो ई पेपर का काम है। अच्छा अच्छा, तो मैं वेबसाइट पर मुझे काम होता है ना, तो यहाँ ऊपर देखता हूँ वो मरीम नवाज ऊपर चढ़ के खड़ी होती है, वो ऊपर उसके अरे मतलब शेयर है कुर्सी ये सर वो वेबसाइट के ऊपर ऐड होता लगा, ऊपर भी लगा तो नीचे भी लगा। ये पता करना चाहते हैं इनके पैसे कितने देते हैं, हमारे पैसों के टैक्स पर उतर जा रहा है। डिपेंड करता है। देखो आप गूगल एडसेंस पे आ जाओ ना, यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो। आप गूगल एडसेंस पे आओ, जहाँ पे आके लगाओ कि सर मेरे इतने विजिटर्स है, मुझे इस पे गूगल कितना पे करेगा, तो आपको बता देगा गूगल के इतने विजिटर्स पे आपको अप्रोक्सीमेटली इतना मिलता है। ठीक है, तो आप उससे 60% उसमें 40% उसमें ऐड कर लो, तो उतना आपको पे करना पड़ेगा इतने विजिटर्स को ऐड दिखाने के लिए। ठीक है सर, हम तो चलो पे कर लेते हैं, क्या ये लोग पे करते हैं? ऑब्वियसली कैसे कर, ये तो देते हैं, देते भी गूगल पे तो नहीं ना वो पैसों के बगैर कर सकते। गूगल तो बगैर पैसों के आपकी ऐड नहीं चलाएगा, गूगल को तो आपको पे करने पड़ेगा। आप लोग पीछे जरा, हाँ क्या कह रहे हो? गूगल एजेंसी को भी मिलेगा, वो क्या नाम है, हाँ वो अपनी कमीशन चार्ज करेगा ना ऐड लगाने की, कि ठीक है मैं आपसे इतने पैसे लूंगा, मैं आपकी ऐड चला दूंगा, तो उसकी तो अलग कमीशन होगी इसमें। सर ये ऐड गूगल एडवर्ड को मिलेगा नहीं एडवर्ड से नहीं मिलेगा, वो क्लाइंट से चार्ज करेगा।
एडवर्ड से नहीं मिलेगा। ऐड अपनी मर्जी के चैनल को चला सकते हैं। जैसे हम वेबसाइट है एक्सप्रेस की, हम चाहते हैं उस पर चले, उस पर चला सकते हैं डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, बट वो बहुत महंगी होती है, इस वजह से वो वाली ऐड नहीं चलाते हम लोग। इनडायरेक्टली डायरेक्टली ओपन नहीं चलाते हैं। ये क्लाइंट की डिमांड पे होगा या गूगल खुद डिसाइड करेगा? ये गूगल खुद डिसाइड करेगा। हम लोग सिर्फ डायरेक्टली ये चीज कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आप अपनी बिडिंग बढ़ाते हो ना डिस्प्ले नेटवर्क एड्स की, तो गूगल स्पेसिफाइड नीश वाली वेबसाइट्स पे जाके चलाना शुरू कर देता है। ये होता है, लाइक आप न्यूज पे जा रहे हो ना, तो न्यूज में माइट भी आप क्रिकेट न्यूज में गाड़ियों के ऊपर कोई ऐड चला रहे हो, तो पहले आप गाड़ियों की न्यूज पे ऐड चला रहे हो कम बजट में, गूगल शायद आपका दुनिया न्यूज पे जाके चला दे कि वहां भी न्यूज ही पढ़ने आ रहे हैं लोग। अगर आप हाई बजट पे स्पेसिफाइड नीश पे जाना चाहते हो, तो गूगल माइट भी पाक उस पे जाके ऐड चलाने लग जाए, क्योंकि वहां पे स्पेसिफाइड गाड़ियों के लोग आ रहे हैं, तो आपकी वो महंगी ऑडियंस बन जाएगी। तो डिपेंड करता है, गूगल आपके बजट के हिसाब से इनको छेड़ता है। अभी हम लोग डिस्प्ले नेटवर्क एड्स पे आएंगे इन डेप्थ, तो हम लोग इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि कहाँ किस तरह जाके मैनेज होता है। ठीक है, इंशाल्लाह अभी हमने पढ़ना है डिस्प्ले नेटवर्क एड्स को कल सर। आप कह रहे हैं कल या नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं 2 लेक्चर नहीं, मैंने कहा नेक्स्ट वीक तक। एक कल का लेक्चर होगा आप लोगों के साथ, तो नेक्स्ट 2 लेक्चर और आगे होंगे। मतलब यही महीना है। नहीं नहीं, ये महीना नहीं है, नेक्स्ट वीक तक माइट बी। अच्छा, क्या कह रहे हो? नहीं, अभी थोड़ा सा गूगल एड अकाउंट का पढ़ते हैं, 4 मिनट पड़े हुए हैं, इतनी जल्दी वाइंड अप करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया। सब कुछ पढ़ने के बाद अब आप लोग कहते हो सर गूगल एड्स का अकाउंट बनाना है। तो मेरे पास 2 तरह के गूगल एड्स के अकाउंट होते हैं। एक होता है मेरे पास सिंपल अकाउंट, एक होता है मेरे पास एमसीसी अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता है? मैनुअल सीसी अकाउंट। सिंपल अकाउंट क्या होता है? जिसमें आप सिंपली गूगल के ऊपर आते हो, गूगल के ऊपर आके गूगल एड्स लिखते हो। किधर गया? आप इधर आते हो, गूगल के ऊपर आके लिखते हो गूगल एड्स, सॉरी गूगल एड्स, और आप कर देते हो एंटर। आपके सामने जो पहला लिंक आता है, इस लिंक पे क्लिक करते हो और आप अपना गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट ओपन कर लेते हो। गूगल खुद भी अपने गूगल एड्स के कीवर्ड पे ऐड चलाता है। ठीक है, आप क्लिक करते हो, क्लिक करके आप अपना गूगल एड्स का अकाउंट बना लेते हो। सेकंड ऑप्शन होता है मेरे पास एमसीसी अकाउंट का। एमसीसी अकाउंट क्या होता है? गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट। गूगल के केस के अंदर ना एक चीज जरा डिफरेंस समझ लेना। फेसबुक के केस में हम लोग एक अकाउंट में एक ही एड अकाउंट लगा रहे थे और उसी एड अकाउंट से अलग अलग पेजेस पे एड रन कर रहे थे, ऐसे ही हो रहा था। गूगल में ऐसा नहीं है। गूगल में आप मल्टीपल एड अकाउंट्स बना सकते हो। अब क्योंकि आप गूगल में मल्टीपल एड अकाउंट्स बना सकते हो ना, तो इस वजह से गूगल आपको एक ऑफर करता है कि आप अगर ज्यादा एड अकाउंट्स में उलझ रहे हो तो आप क्या करो, एक मैनेजर अकाउंट बना लो, एक गूगल एमसीसी अकाउंट बना लो, जिसको गूगल मैनेजर अकाउंट कहते हैं। इस मैनेजर अकाउंट में आप एक ही अकाउंट से अलग अलग अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सिंपल अपने लिए भी एड रन कर रहे हो तो आप सिंपल गूगल एड्स अकाउंट ही बनाओगे। बट जब आप एजेंसी के तौर पे जाते हो, आपके मल्टीपल एड अकाउंट्स हो गए, अब आप मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? गूगल मैनेजर अकाउंट बना लोगे जाके। ठीक है, अभी के लिए सिंपल अकाउंट बनाने के लिए आप गूगल एड्स पे क्लिक करोगे। आप सिंपली गूगल एड्स पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ आके आप साइन इन पे क्लिक करोगे। आपका जो भी गूगल अकाउंट है यहाँ पे इस ब्राउजर में लॉगिन है, जिसपे आप गूगल एड्स का अकाउंट बनाना चाहते हो, उस पे साइन इन करोगे और साइन इन करके वो कुछ 1-2 चीजें आपसे पूछेगा। वो चीजें पूछने के बाद आप डायरेक्टली आ जाओगे गूगल एड्स के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। हाँ जी, क्या चीज? हाँ, अगर अकाउंट है तो फिर तो साइन इन नहीं करना पड़ेगा, फिर आप डायरेक्टली स्टार्ट नाउ कर सकते हो। बिजनेस की डिटेल लेगा ये आप, हाँ बिजनेस की डिटेल लेगा। ठीक है, एमसीसी अकाउंट के लिए आपने गूगल पे आके सर्च करना है गूगल मैनेजर अकाउंट, और वो भी बिल्कुल इसी तरह अकाउंट बनेगा जिस तरह ये वाला अकाउंट बनता है। सिंपल है दैट। ये मैं आगे हूँ अपनी गूगल एड्स की अकाउंट की दुनिया में। ये है मेरा सिंपल सा गूगल एड्स अकाउंट, जिसके ऊपर रहते हुए हम लोग फर्दर ऑनवर्ड गूगल एड्स के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, जिस तरह फेसबुक के ऊपर कैंपेन थी, एड सेट था, एड था, बिल्कुल उसी तरह गूगल के ऊपर भी कैंपेन है, एड ग्रुप है, एड है।
फेसबुक में जो एड सेट का काम था वो यहाँ पे करेगा एड ग्रुप का काम, और जो फेसबुक पे बाकी कैंपेन और एड्स है वो वहाँ पे वही कैंपेन और एड ही कर रहा होगा। आपने सिंपली प्लस के बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ रही है कैंपेन बनाने की। आज के लिए 3 पूरा बज गया, तो हम लोग इस सेशन को यहीं पे करते हैं वाइंड अप। इंशाल्लाह कल हम लोग आप लोगों को पूरी गूगल एड्स की पहली कैंपेन इंक्लूडिंग डिटेल्ड बिडिंग स्ट्रेटजीज, मैनुअल क्या होती हैं, ऑटोमेटेड क्या होती हैं, किस बिडिंग स्ट्रेटजी में कैसे कब क्या चीज यूज की जाती है, लोकेशन टारगेटिंग क्या होती है, इंटरेस्ट टारगेटिंग क्या होती है और कीवर्ड टारगेटिंग क्या होती है, ये सब कुछ इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो कल इंशाल्लाह हम लोग का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल कोशिश करना है कि फिजिकली सब लोग ज्वाइन करना और गूगल एड्स की इस पूरी कैंपेन की जर्नी को प्रॉपर्ली यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आज के सेशन को इंशाल्लाह हम लोग करते हैं यहीं पे वाइंड अप। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाकी रिकॉर्डिंग देखो आप पॉइंट की एक्सटेंसिव